हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपके साथ हेमंत योगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा एमपी बोर्ड का जो सिलेबस सीबीएसई आधारित हो गया है, तो उस पाठ्यक्रम का क्या फॉर्मेट है, हमको पूरा का पूरा फॉर्मेट 70 अंकों में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज से हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी को प्रारंभ करेंगे। आज हम देख रहे हैं इकाई 1, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। तो इकाई 1 है, ये हमारी 14 मार्क्स की है। इकाई का जो टाइटल या शीर्षक है वो है प्रजनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसी इकाई का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि अध्याय है, वो है हमारा सजीवों में प्रजनन। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमारी इकाई, जिसका टाइटल है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, जिसको हम जनन भी कहते हैं, इसी के आधार पे हमारे इसमें 4 चैप्टर रहेंगे। तो हम बात सबसे पहले अर्थ समझें कि आखिर जो प्रजनन वर्ड या जनन शब्द है, जिसके लिए हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, आखिर इसका अर्थ क्या होता है, मतलब मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें सजीवों की और सजीवों में प्रजनन। तो सजीव क्यों लगा इस प्रजनन के आगे? सबसे पहले हम बात करते हैं सजीवों में। सजीव का अर्थ होता है जैविक क्रियाओं को करने वाले। अर्थात जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं उनको सजीव कहते हैं। जैविक क्रियाओं में प्रकाश संश्लेषण भी आ जाता है, जैविक क्रियाओं में श्वसन भी आ जाता है, जैविक क्रियाओं में प्रजनन भी आता है, जैविक क्रिया में उत्सर्जन भी आता है, जैविक क्रियाओं में पाचन की क्रिया भी आती है। तमाम ऐसी क्रिया जो किसी जीव को जीवित रखने में मदद करती हैं और उसका जीवन चलता रहता है, वह सभी जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं उनको हम सजीव कहते हैं। तो जैविक क्रियाओं में ही एक क्रिया है हमारी प्रजनन, जिसको हम जनन के नाम से या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रजनन के आगे जो शब्द लगा हमारे अध्याय में सजीव, तो निर्जीवों में प्रजनन होता ही नहीं है। जिस प्रकार से पेन है, तो पेन आज 1 है, इसी स्थिति में कई सालों बाद भी इसकी संख्या 1 बनी रहेगी। जबकि किसी जीव को देखें तो जीव अपनी संख्या में लगातार अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है और अपनी जाति को, अपनी स्पीसीज को बढ़ाता है। इसलिए वह सजीव की श्रेणी में आता है और उसका अस्तित्व भी बना रहता है। इसलिए वह सजीव की श्रेणी में आता है और उसकी अपने समान जंतुओं को उत्पन्न करने की क्रिया यहाँ पे प्रजनन कहलाती है। तो अब हम बात करें यहाँ पे कि प्रजनन क्या है, तो हम कह सकते हैं सभी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं अथवा उत्पन्न करते हैं, उनकी यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। अब यहां एक शब्द आया सभी जीव। सभी जीव से मतलब यह है कि अब हम यहां पे थोड़ी सी बात करें जीव की। तो जीव का मीन्स होता है जिसमें जीवन है, और जीवन है वो है सजीव। तो सबसे पहले हमको ये बात करनी है कि आखिर जीव कौन है, सजीव कौन है और जीवन किनमें है। तो अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक तो पादपों में, दूसरा जंतुओं में और तीसरा सूक्ष्म जीव में।
ये तीन हमारे पास जो है पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये हमारे जीवन या सजीव माने गए। इनके अलावा दुनिया में कोई भी सजीव नहीं है। अब हमने यहाँ पे पादप कह दिया, तो पादप में समस्त प्रकार के पेड़ पौधे आ गए, चाहे वो जलीय हो, मरुस्थलीय हो, स्थलीय हो, हमारे घर में उगने वाले हो, फसलों में उगने वाले हो, खेतों में उगने वाले हो, उद्यान में उगने वाले हो, जंगली हो, किसी भी प्रकार के पादप हो, वो समस्त पादपों में शामिल है। इसी प्रकार अगर हमने जंतु कह दिया, एनिमल्स कह दिया, तो एनिमल में छोटे से छोटे जीव, यानी यहाँ तक कि चींटी की बात करें हम, चींटी से छोटे भी कीट होते हैं उनकी बात करें, और उनसे काफी बृहद का बड़े बड़े शरीर वाले जितने भी जंतु हैं वो समस्त एनिमल में शामिल है। और यहाँ पे सूक्ष्म जीव की जो कैटेगरी है, सूक्ष्म जीव में हम उन जीवों को शामिल करते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमको इन नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं जैविक क्रिया होती है। और जैविक क्रियाओं में एक क्रिया उनके अंदर प्रजनन होता है, अर्थात वह भी अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी इकाई का नाम था प्रजनन, उस प्रजनन को सबसे पहले हमने जाना कि प्रजनन की परिभाषा या प्रजनन का अर्थ क्या है। तो प्रजनन सबसे पहले समस्त जीवों में होने वाली एक जैविक क्रिया है, जो सभी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं अथवा उत्पन्न करते हैं। एक क्रिया ही उनकी प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी हमने कहा कि प्रजनन पादपों में भी होता है और प्रजनन जंतुओं में भी होता है। तो पादप को अभी हमने किस श्रेणी में माना, जिसको हम प्लांट्स बोलते हैं। तो प्लांट्स भी हमारे यहाँ पे सजीव की श्रेणी में है। अब सजीव की श्रेणी में तो आप कहेंगे कि पादप किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी पादप होता है या कोई भी वृक्ष होता है, उसका सबसे पहले होता है बीज। हम उस बीज को जब मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी में वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद पौधा बनता है, पौधा के बाद वृक्ष भी बन सकता है। कोई से पौधे तक रहते हैं, कोई से वृक्ष तक रहते हैं। इसके बाद पौधा बनने के बाद उसमें पुष्प लगेगा, पुष्प के बाद फल का निर्माण होगा और फल में फिर से अनेक बीज बनेंगे, अर्थात पुनः उन्हीं बीज को हम फिर से मिट्टी में लगाएंगे और फिर वही की वही चक्र चलता रहेगा। तो एक बीज के द्वारा हमारे पास अनेक बीज उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात अगर ये बीज गेहूं का था तो गेहूं का पौधा उत्पन्न होगा, मटर का था तो मटर का, सोयाबीन का है तो सोयाबीन का, इत्यादि। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पादपों में भी प्रजनन की क्रिया या जनन की क्रिया हमको देखने को मिलती है। तो हमारा जो शीर्षक है इकाई का वो केवल प्रजनन है, उसमें प्रजनन लिखा, उसमें ये नहीं लिखा कि जंतुओं में प्रजनन है या मनुष्य में प्रजनन है। तो ये हमारा अर्थ हुआ प्रजनन का, अर्थात अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया यहाँ पे प्रजनन की क्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रथम चैप्टर। क्योंकि जो हमारी इकाई का नाम होता है उसी पर आधारित हमारे समस्त अध्याय या चैप्टर होते हैं। तो हमारी इकाई का नाम है सजीवों में प्रजनन। मैंने आपको पहले बता दिया कि सजीव इसलिए लगाया गया क्योंकि निर्जीवों में प्रजनन की क्रिया नहीं होती। तो हमने प्रजनन का समझ लिया, एक बार और आपको बता देता हूं। प्रजनन मीन्स अपने समान जीव को उत्पन्न करना, एक प्रजनन। अब बात यह आती है कि प्रजनन के प्रकार। अब हम यहाँ पे प्रजनन के प्रकार को देखेंगे। अब आपको ये लग रहा है कि जब प्रजनन जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया तो इसके भी प्रकार क्या होते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों का जो शरीर है या उनकी बनावट है वो एक समान नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई जंतु हो। सभी की संरचना अलग अलग है। और हम जानते हैं कि जितने भी जीव इस दुनिया में पाए जाते हैं वो सूक्ष्म से लेकर बृहद की ओर जाते हैं। अर्थात कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना है, जिनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। कुछ जीव बहुत सी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, जिनको हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं।
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोश के जीव वो होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें अमीबा हुआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। जबकि बहुकोश के जीवों में जितने भी हमारे आसपास दिखते हैं आपको, वो समस्त बहुकोश की, क्योंकि एक कोश की जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो इसी के आधार पर एक कोश की और बहुकोश के आधार पर यहाँ पे हमने प्रजनन को बांटा, इसलिए इनके प्रकार हैं। अब बात यह आती है कि आखिर प्रकार कैसे हैं। तो प्रकार यहाँ पे मुख्य रूप से प्रजनन के दो प्रकार हैं। एक होता अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक को हम इंग्लिश में एसेक्सुअल भी बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दो प्रकार किस प्रकार से हैं, पहले हम दोनों प्रकारों को जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट है अलैंगिक। तो मैंने पहले ही बताया कि अलैंगिक प्रजनन सबसे पहले तो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाएगा। जीव यानी पौधे भी हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं। निम्न श्रेणी के जीव का आशय है जिनमें अंगों का अभाव होगा। जिनमें अंगों का अभाव पाया जाता है उनमें होता अलैंगिक प्रजनन। और इसमें जो जीव होते हैं उनमें लिंगीय विभिन्नता भी नहीं पाई जाती है। अर्थात वो नर और मादा यानी कि मेल फीमेल में डिवाइड नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम सेक्सुअल प्रजनन कह रहे हैं, वो निम्न श्रेणी के जीवों में देखने को मिल रहा है और जिनमें अंगों का अभाव है। तो ऐसे जीव अपने आप में यूनि होंगे, यानी एक ही जीव होगा। तो एक जीव के द्वारा ही, जैसे अमीबा हमारे आसपास एक कोश के जीव है, इसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तो इसके अंदर एक तो किसी प्रकार का अंग नहीं पाया जाता, इसका जो शरीर है वो केवल एक कोशिका का बना है, अर्थात इसके पास वन सेल है। अगर इसका शरीर ही इससे अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे यहाँ से किसी प्रकार से टूट जाता है, तो एक टुकड़ा यहाँ पे और एक टुकड़ा यहाँ पे, तो दो प्रकार से ये डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है और ये समान अपने मात्र कोशिका, मात्र मतलब जिससे बना उसके समान ही बिल्कुल दिखाई देते हैं। बाद में वृद्धि करके अपना स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन में किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जीव नर और मादा में डिवाइड नहीं होता। निम्न श्रेणी के जीव पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक कोश की जीव हो सकते, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और ऐसे जीव लगातार एक कोशिका को डिवाइड करके दो जीवों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से फिर एक दो जीव और अधिक कोशिका में बढ़ सकते हैं, फिर 4 से 8 बन सकते हैं, 8 से 16। इस प्रकार से इनकी बनने की क्रिया यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रजनन के प्रकार में पहला प्रकार है हमारा अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन का मतलब होता है निम्न श्रेणी के जीवों में पाए जाने वाला प्रजनन, जिनमें अंगों का अभाव होता है, लिंग की विभिन्नता अधिकतर देखने को नहीं मिलती, अर्थात ये नर और मादा के रूप में नहीं पाए जाते। अर्थात एक जीव का शरीर ही अपने शरीर से दूसरे जीवों का निर्माण करता है, इसलिए इसको अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमने कहा कि निम्न श्रेणी के जीव, तो निम्न श्रेणी के यहाँ पे पादप भी हो सकते हैं, निम्न श्रेणी के यहाँ पे जंतु भी हो सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन के भी कई प्रकार होते हैं, जिसको मैं आज आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अलैंगिक प्रजनन भी कैसे होता है। हम जान सकते हैं कि पेड़ पौधे और जंतुओं में एक साथ नहीं हो सकता। पेड़ पौधों के शरीर की बनावट अलग प्रकार की होती है और जंतुओं की बनावट अलग प्रकार की होती है।
तो जैसा कि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे अलैंगिक प्रजनन की, निम्न श्रेणी में पाए जाने वाला, जिन जीवों में अंगों का अभाव होता है, लिंगी विभिन्नता नहीं पाई जाती, ऐसे जीवों में पाए जाने वाला प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब अलैंगिक प्रजनन के भी कुछ यहाँ पे प्रकार होते हैं, मैं आपको प्रकार बताऊं तो जैसे कि सबसे पहले इसमें विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन में भी ये हम कह सकते हैं खंडन और बहुखंडन, अर्थात जब किसी जीव का शरीर एक से दो हिस्सों में टूटता है तो ये खंडन कहलाता है, और जब किसी जीव का शरीर एक से अधिक हिस्सों में टूटता है वो विखंडन कहलाता है। सेकेंड हम इसकी बात करें तो इसमें जो क्रिया होती है इसमें प्लाज्मोटोमी द्वारा, प्लाज्मोटोमी द्वारा। इसमें क्या होता है, किसी जीव के अंदर जो शरीर के अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ होता है वो प्लाज्मा एक तरफ आ जाता है और डिवाइड होके बीच में से सेपरेशन बन जाता है और ये जीव अलग अलग हो जाता है। तो प्लाज्मा के द्वारा जीव का शरीर अलग अलग होना यहाँ पे प्लाज्मोटोमी कहलाता है। थर्ड प्रकार का अगर हम देखें तो कोनिडिया के द्वारा होता है। ये सारे जो प्रकार है अलैंगिक प्रजनन के, कोनिडिया के द्वारा जो होता है मुख्य रूप से हमको कवक और शैवाल इनमें देखने को मिलता है। आगे हम इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। फोर्थ नंबर का होता है तो मुकुलन के द्वारा होता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा अपने आप में एक जीव है, एक जलीय जीव होता है। इसमें एक छोटी सी संरचना बनती है, ये संरचना अलग हो जाती है और अलग होकर ये बड़ी होकर अपने आप में एक नए जीव का निर्माण कर देता है। तो मुकुलन के द्वारा भी इसमें देखो किसी भी प्रकार के दो जीवों की आवश्यकता नहीं हुई, इसमें भी दो जीवों की आवश्यकता नहीं हुई, इसमें भी दो जीवों, एक जीव ही अपने आप में दो जीवों में डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें एक क्रिया आती है पुनरुद्भवन, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है जब किसी जीव का शरीर किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त हुआ भाग अपने आप में एक नया जीव बन जाता है, उसको हम पुनरुद्भवन की क्रिया कहते हैं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल भी हमारा हाइड्रा देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रजनन के प्रकार थे। आगे हम इनको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अब हम दूसरे प्रकार की प्रजनन की बात करते हैं, जिसका नाम है लैंगिक प्रजनन। जो अभी मैंने बताया था, एक अलैंगिक प्रजनन जीवों में पाया जा रहा है, अर्थात ये पादपों में भी हो सकता है और ये जंतुओं में भी हो सकता है। दूसरे प्रकार का प्रजनन है जो हमारा, वो है लैंगिक प्रजनन, जिसको हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके अपोजिट चलते हैं। सबसे पहले ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जीव कहने का आशय है इनमें अंगों का निर्माण हो जाता है। और जो अंग होंगे, ये कौन से अंग होंगे? लिंगीय अंग, जो लैंगिक क्रिया में भाग लेंगे। इसके अलावा इनमें लिंगीय विविधता पाई जाती है। अर्थात ये जीव आपको नर और मादा में अलग अलग दिखाई देंगे। अर्थात लैंगिक का मतलब ये होता है जिस लिंग के आधार पर जिसमें दो जंतु ही एक नए जंतु को उत्पन्न करें या नए जीव को उत्पन्न करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन होता है जो उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है और इनमें लैंगिक अंगों का निर्माण होता है। लिंगी विविधता भी पाई जाती है। लिंगी विविधता के आधार पर ये नर और मादा होते हैं और नर और मादा जो जीव होते हैं उनके अंगों में लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये लैंगिक कोशिकाएं नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। नर कोशिका जो होगी मुख्य रूप से वो यहाँ पे जंतुओं में देखते तो अधिकतर शुक्राणु होती है और यहाँ पे अंडाणु होती है। यह दोनों मादा शरीर में और नर शरीर में अलग अलग इनका निर्माण होता है। तत्पश्चात
शुक्राणु और अंडाणु में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, दोनों का संयुग्मन होता है और निषेचन के बाद दोनों आपस में मिलकर एक नए संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे युग्मनज, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। और ये युग्मनज आगे जाके भ्रूण और भ्रूण आगे जाके किसी शिशु या जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार से लैंगिक प्रजनन में उच्च श्रेणी के जीव शामिल होते हैं। इनमें लिंगीय विविधता पाई जाती है, लैंगिक अंगों के निर्माण होता है, लैंगिक अंगों में लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो नर और मादा शरीर में अलग अलग होती है। नर शरीर में प्रमुख रूप से शुक्राणु, मादा शरीर में अंडाणु, दोनों के निषेचन की क्रिया के बाद जो नई संरचना बनती है उसको युग्मनज बोलते हैं और एक क्रिया जो होती है वो निषेचन कहलाती है। इसके बाद यह कुछ समय बाद युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित एम्ब्रियो में होता है और एम्ब्रियो आगे जाके शिशु के जीव का निर्माण करता है। फिर यह जीव भी आगे जाके उसी प्रकार से अपने पूरे जीवन का निर्वहन करेगा। इस प्रकार से आज हमने जाना फर्स्ट यूनिट का जो टाइटल प्रजनन क्या है, उसी प्रजनन का हमारा फर्स्ट अध्याय का सजीवों में प्रजनन। तो सजीवों में पादप भी शामिल हैं, जंतु भी शामिल हैं। तो आज हमने प्रजनन और प्रजनन के प्रकारों को जाना और हम आगे के वीडियो में प्रजनन के प्रकारों को भी विद डायग्राम, अलग अलग इनके प्रकार का क्लासिफिकेशन, लैंगिक प्रजनन में किस प्रकार से इनके अंगों का निर्माण होता है, किस प्रकार से इनकी पूरी की पूरी जीवन क्रिया होती है, उसको आगे जानेंगे।